आ जाओ आ जाओ। हेडिंग डालो एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो कि हमारे पास फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। ये फंक्शन जो है z इज इक्वल टू जेड नॉट पे एनालिटिक होगा यदि ये फंक्शन इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ जेड इस पॉइंट पे एनालिटिक होगा यदि इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, रेगुलर हो जाए, या ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाए, रेगुलर पॉइंट हो जाए। ठीक है, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ये आपको पता है, तो अब आप लिखो ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इन ए डोमेन डी, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इन ए डोमेन डी is said to be analytic at a point z is equal to a, analytic at a point z is equal to a if there exists a neighborhood, if there exists a neighborhood mod z minus a is less than delta, if there exists a neighborhood mod z minus delta less than delta at all points of which f dash z exists, f dash z exists। हो गया, बीच में लिखो r। दूसरा डेफिनेशन लिखो, लेट f is a mapping from D to C and D is subset of C। D हमारा क्या है, डोमेन है। डोमेन कैसा होता है, ओपन और कनेक्टेड। We say fz is analytic on C, we say fz is analytic on C if fz is regular at every point of D, fz is regular at every point of D, फुल स्टॉप। हो गया, नोट लिखो। पहला नोट, इफ fz is analytic on D, if fz is analytic on D, then fz is differentiable, fz is differentiable for every z belonging to D,
फॉर एवरी z बिलोंगिंग टू D, but not conversely, but not conversely। बात समझ में आ रही है? ये क्या कह रहा है? ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक है तो वो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या होगा, डोमेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा। जस्ट टेक वन काउंटर एग्जाम्पल, fz इज इक्वल टू mod z स्क्वायर, mod z स्क्वायर, and it can be written as z into z bar। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? fz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। दिस इज u एंड दिस इज v। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x and del b upon del y is equal to 0, del b upon del x is equal to 0 and del u upon del y is equal to 2y। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 0 पे z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? क्लियर है? अच्छा, मतलब ये जो CR इक्वेशन जो होता है, अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो सफिशिएंट कंडीशन ये कहता है कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है z इज इक्वल टू 0 जिस पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन क्या ये फंक्शन 0 पे एनालिटिक है कि नहीं? अभी जो आपने नोट लिखा है उसमें ये कहा गया है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे, ऐसे समझो, डोमेन को अभी हटाओ कुछ पल के लिए, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये इस बात की गारंटी देता है कि ये जो फंक्शन fz है ये हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अच्छा, इसका कन्वर्स पार्ट का मैंने काउंटर एग्जांपल लिया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो डजंट इंप्लाई कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक होगा। कैसे? ये जानने के लिए हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये हमारा 0, ठीक है, 0 पे ये फंक्शन जो है ये हमारा डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फंक्शन इस 0 पे एनालिटिक तब होता जब इसके नेबरहुड में ये जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। क्या ऐसा है? क्या इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल, ये काउंटर एग्जाम्पल ऐसा है जो z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। तो ये बात हमारी गलत हो गई। ठीक है बात? अच्छा, इसका नेगेशन क्या बनेगा? नेगेशन ये बनेगा कि नॉट डिफरेंशिएबल इंप्लाइज नॉट एनालिटिक। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। कहीं इतनी सी बात कहीं लिख लो, एक स्टेटमेंट 3 चीजें। कठिन तो नहीं लग रहा है?
क्या पुरानी पढ़ाई हुई चीज़ें यूज हो रही हैं? मैंने इसीलिए बताया, वरना अब तक एनालिटिक फंक्शन ख़त्म हो चुका होता। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो लेकिन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है बात? दूसरा नोट लिखो, जब मैं लिखवा रहा हूं तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, समझाऊं तो आराम से समझा करो, लिखने में ज़्यादा माइंड मत लगाओ। लिखो दूसरा, if f dash z exists at every point of a domain D, if f dash z exists at every point of the domain D except at a finite number of exceptional points, then fz is said to be analytic, in D, and is referred to as analytic function in D. Full stop. These exceptional points are called singular points are singularities of the function। बस, कोई दिक्कत डेफिनेशन में? चलें आगे। अब आपके एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रा बता दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर z एनालिटिक एवरीवेयर? बोलो। अच्छा, याद करने का तरीका बता दें कि कैसे जल्दी जल्दी बताओगे बिना डेफिनेशन। e के पावर z। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रियल लाइन पे आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देखते हो ना? दिखता है? नहीं दिखता है, मतलब विजुलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं इन्फिनिटी नहीं होता है। याद रखना, ये रियल एक्सिस है तो इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं है, इधर इन्फिनिटी माइनस नहीं है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है। सपोज करो, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं आपको, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन C है, इसमें इन्फिनिटी नहीं है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा रैशनल फंक्शन या मीरोमॉर्फिक फंक्शन, वहाँ पे आपको बताया जाएगा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन बताओ तो सिर्फ ये z प्लेन बोल देना, अर्जांड प्लेन बोल देना, यही हमारा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ
हम इन्फिनिटी को इंक्लूड कर दें। अब आ गया। अब ये इससे जो प्लेन बनेगा वो प्लेन हमारा होगा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। बात समझ में आ रही है? इसमें इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी ऐड करोगे तो वो प्लेन जो होगा वो हमारा कैसा होगा? एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो जरा सोचो। अच्छा, जब आगे आएगा तो कहेंगे सोचने के लिए। इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे। अब आपके एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन। पहला थ्योरम नोट करो। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम है, आप पढ़े हो ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, पढ़े हो? सेम वही चीज यहां पे लिखना है, उसका प्रूफ करना है। आप हेडिंग डाल लेना इसमें, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। ठीक है, लिखो द नेसेसरी कंडीशन the necessary condition for W is equal to Fz is equal to Uxy plus iota Vxy to be analytic, at any point z is equal to x plus iota y of its domain D is that the four partial derivative del u upon del x, del u upon del y, del b upon del x, del b upon del y exist and satisfy the CR equation, that is del u upon del x is equal to del u upon del y। बताओ क्या होता है del u upon del y? नहीं, अगला बताओ, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? वेरी गुड। del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। मैं आपसे तभी पूछता हूँ जब मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, जब हम पूछें तो ये समझ लेना। चलो भाई, प्रूफ। ठीक है, थ्योरम समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? सेम वही थ्योरम है, मतलब वही जो आप लिखे थे, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। अंतर बस ये है, यहाँ हमें प्रूफ करना है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। आप इंटरमीडिएट में पढ़े होगे, अगर हिंदी मीडियम से हो तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़े थे, उसका भी यूज़ होगा यहाँ पे। लेट लिखते रहना साथ में।
एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक at any point at any points z of its domain, then f dash z is equal to limit delta z tending to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. delta z is nothing but h. पढ़े होगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. तो यही प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता है, ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये. ठीक है, चलो. एग्जिस्ट and unique. Also z is equal to अगर x प्लस आयोटा y है तो डेल्टा z क्या होगा? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y. ठीक है, और अगर डेल्टा z टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा x और डेल्टा y दोनों भी टेंडिंग टू 0 होगा. ये भी लिख लो. एंड इफ डेल्टा z टेंडिंग टू 0 देन डेल्टा x डेल्टा y आल्सो गोज टू 0. ठीक है, ओके. u किसका फंक्शन है? x और y का. और v किसका फंक्शन है? x और y का. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. लिखो f डैश z इज इक्वल टू लिमिट, ये समझो जरा यहाँ पे, डेल्टा x गोज टू 0 एंड डेल्टा y आल्सो गोज टू 0. ठीक है बात, ओके. अब u प्लस आयोटा v होता है तो u x और y का फंक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे? u x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और y प्लस डेल्टा y. ठीक है, प्लस आयोटा v x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. कोई दिक्कत? ठीक है, ओके. तो इसकी वैल्यू तो मैंने लिख दिया. अब ये बचा तो माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई. कोई दिक्कत है यहां तक? ये नोट कर लो. क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन
डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। कोई समस्या? ठीक है, रियल को एक साथ किया गया, इमेजिनरी को एक साथ। अब आप आगे दो लाइन लिखो। नाउ लेट अस कंसीडर, नाउ लेट अस कंसीडर two possible approaches in which delta z tending to 0, in which delta z tending to 0। केस फर्स्ट आप लिखना है यहां पे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है when delta z tending to 0 along real axis, रियल एक्सिस पे डेल्टा वाई क्या होगा? 0। दैट इज डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। क्लियर है? तो ये डेल्टा वाई अगर 0 हो गया तो बचा क्या सिर्फ डेल्टा एक्स। मतलब ये जो लिमिट थी यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों, तो उस केस में क्या बचेगा यहाँ पे? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अभी लिखना मत। दूसरा अप्रोच हमारा ये होगा व्हेन डेल्टा जेड गोज टू 0 along imaginary axis, दैट इज इसमें क्या होगा? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब यहां पे बचा क्या? अब आप ये देखो, यहां से एफ डैश जेड जो हुआ वो क्या बचा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब यहां पे बोलो क्या बचा? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? इधर आओ। यहां पे जब चलेंगे इसी इक्वेशन में फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड इज इक्वल टू, लिखना मत, बुक है ना सबके पास, बुक से लिख लेना। एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये बचा क्या? लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 वी एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई, और नीचे क्या बचा? डेल्टा वाई। ठीक है बात? अच्छा, ये किसका डेफिनेशन है? एक मिनट में जरा देख लूं कुछ छूट तो नहीं रहा है। अच्छा, दोनों आएंगे ना? हाँ, एक एक टर्म छूट गया है दोनों में। इधर देखो, इसके साथ अभी मैंने सिर्फ इसका लिखा है, ये भी तो यहां है, तो प्लस आयोटा उसका बोलो क्या बचेगा? इसमें 0 क्या हो रहा है? डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? दिस इज अच्छा यहां पे ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इधर आओ, इसमें क्या बचा? प्लस यहां पे छूटा है क्या कुछ? ठीक है,
प्लस आयोटा, यहाँ पे बोलो क्या बचा, डेल्टा एक्स को 0 करना है तो ये बच जाएगा यू एक्स कामा, अच्छा वी वाला तो लिख दिया, यू वाला छुटा हुआ है, सॉरी, प्लस आयोटा यहाँ पे है और प्लस यू वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ऊपर मिटा दें कुछ। इसका डेफिनेशन क्या होता है, एफ डैश जेड अब क्या हो गया, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, ओके, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा, दिस इज डेल बी अपॉन डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड एफ डैश जेड इज इक्वल टू, दिस इज डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस या प्लस, प्लस कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई, एक मिनट, एक चीज छूटा हुआ है, आयोटा डेल्टा वाई है, ठीक है, ओके। तो ये देखो आई से आई तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। इट कैन बी आल्सो रिटेन एज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, क्या आ जाएगा, दूसरा बस बधाई हो। अब बोरिंग लगेगा, अब यही सब मिलेगा। चलो हो गया, डायरेक्ट किया हुआ है, ये ध्यान देना, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी आगे। टाइम क्या हो रहा है, चालीस। चलो हो गया भैया ये तो। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक नहीं पूछा हुआ है। हेडिंग डालो, काशी
रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। मिटाएं? एक चैप्टर आपको टफ लग सकता है, वो जानते हो कौन सा चैप्टर है? कौन सा बताओ? तुम लोग जानते ही नहीं होगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सबसे लास्ट में उसे पढ़ाया जाएगा। मिटाएं? थ्योरम, और थ्योरम का नाम है काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। लिख लेना। काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ओके, स्टेटमेंट लिखो। एफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v is an analytic function, is an analytic function and z is equal to r e to the power iota theta, where u v r theta belonging to real number, then CR equation or del u upon del r is equal to 1 upon r del b upon del theta, and del u upon del theta is equal to minus r del b upon del r. ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, ये देख करके आपको तो लग रहा होगा ना कि आर और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। आर के रिस्पेक्ट में करेंगे थीटा कांस्टेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे आर कांस्टेंट। ठीक है, तो सिंपली गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? कुछ दिया है? हाँ, दिया हुआ है u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एफ ऑफ z। मतलब क्या दिया हुआ है? z की वैल्यू r e टू दी पावर आयोटा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बस डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to r and theta, we get r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल r प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल r, एंड दिस इज इक्वल टू f डैश
आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, आर का 1 होगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, दिस इज इक्वल टू एफ डैश आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर कांस्टेंट होगा, ये हो गया आर। इसका करेंगे तो ई टू दी पावर आयोटा थीटा ही होगा। आयोटा थीटा का करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका 1 होगा और ये हो जाएगा आपका आयोटा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो वैल्यू है ना ई टू दी पावर आयोटा थीटा और क्या आया था आयोटा आर, क्या ये वैल्यू यहां पे है? तो यूजिंग 2 in 3, यूजिंग 2 in 3 वी गेट, यूज कर लो तो ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा आर डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है बात? अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर। ठीक है? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू बोलो। रियल पार्ट उधर क्या है माइनस आर डेल बी अपॉन, आ गया, मिला लो, और डेल बी अपॉन डेल थीटा ये हो गया आपका आर डेल यू अपॉन डेल आर। हैंड्स प्रूव्ड।